आ जाइए। अगर आपको याद हो, तो V1 प्लस आई एन जी, यदि नाउन का काम करता हुआ मिल जाए, V1 प्लस आई एन जी यदि नाउन का काम करता हुआ मिल जाए, V1 प्लस आई एन जी यदि नाउन का काम करता हुआ मिल जाए तो उसका हाई फाई नाम हुआ करता था जिरंड। यदि V1 प्लस आई एन जी एडजेक्टिव का काम करता हुआ मिल जाए तो उसका हाई फाई नाम हुआ करता था प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक। वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि एडजेक्टिव की तरह से काम करती हुई मिल जाए तो उसका हाई फाई नाम हुआ करता था पास्ट पार्टिसिपल। हाँ के ना। ऐसे ही 2 प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म कह लो, चाहे 2 प्लस में V1 कह लो, 2 प्लस में V1 कह लो, इसका भी मैंने आपको, वैसे तो ये नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब 3 चीज़ बनता, भी मैंने इसका आपको नाउन वाला ही काम पढ़ाया। जब ये नाउन की तरह से काम करता हुआ मिल जाए तो इसका हाई फाई नाम हुआ करता था इन्फिनेटिव। ये बात आपको याद है? अरे हाँ के ना। ये वाली सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं, सारी बातें अपनी हो चुकी हैं। अब इसी चीज़ की ये प्रैक्टिस है, ठीक है। इन सेंटेंसेस को आपको देखना है, कुछ नया नहीं है, बस पिछला ही याद करा रहा हूँ। मुझे आज इसके बारे में थोड़ा सा नया पढ़ाना है, उससे पहले मैं आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर रहा हूँ। इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। ये बातें हम पहले कर चुके हैं। उन्हीं चीज़ों की यहाँ से रिवीजन होगी, फिर मैं आगे थोड़ा सा कुछ और नया पढ़ाऊँगा। इनको आराम से करिए, पूरे 3 मिनट दे रहा हूँ। 3 मिनट तक मैं ना कुछ बोलूँगा ना आपको दिखूंगा। कॉपी पेन उठाइए, इनकी धज्जियां उड़ाइए। करो इनको ब्रेक। लास्ट 30 सेकेंड्स। चलो जी, बहुत बढ़िया। आ जाइए, अब करते हैं इनको डिस्कस। ठीक। द टीचर पनिश्ड हिम फॉर शाउटिंग लाउडली। टीचर ने उसे पनिश किया जोर से चिल्लाने के लिए। तो क्लास में एकदम चिल्लाया होगा, टीचर ने इस चीज़ के लिए उसको पनिश किया। टीचर सब्जेक्ट हो गया, पनिश्ड वर्ब हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर होगी प्रीपोजिशन। टीचर ने उसको पनिश किया, फॉर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। V1 प्लस आई एन जी 3 चीज़ बन सकता है। ये वर्ब तो हो नहीं सकता, इससे पहले इज एम आर वाज वर ऐसा कुछ है नहीं। ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है जिसकी विशेषता बता रहा हो। स्लीपिंग बॉय, रनिंग हॉर्स, ऐसा कुछ तो है नहीं। यानी ये क्या बन रहा है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, नाउन बन रहा है और जिरंड बन रहा है। हाँ के ना। सर अगर ये नाउन है, नाउन के साथ एडवर्ब कैसे आ गई? नाउन के साथ तो एडजेक्टिव आते हैं ना, नाउन के साथ एडवर्ब कैसे आ गई? कल की क्लास में भी बताया था, सेमी वर्ब अर्धवर्ब। ये जो इन्फिनेटिव जेरेंड पार्टिसिपल होते हैं, सेमी वर्ब होते हैं, अर्धवर्ब होते हैं। भले ही नाउन का काम करें लेकिन ये बने तो वर्ब से हैं।
बने तो वर्ब से हैं, इसलिए इनमें वर्ब का अंश है। अगर इनमें वर्ब का अंश है तो ये अपने लिए एडवर्ब लगवा सकते। क्लियर। नेक्स्ट पाइए। ए सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, पैसिफाई माने होता है शांत करना। पैसिफाई माने होता है शांत करना। किसी मतलब जो आदमी गुस्से में हो उसको पैसिफाई करते हो तो आप उसको शांत करते हो, सूद करते हो। इसको शांत किया गया, बैलों को शांत कर दिया। V1 प्लस ING 3 काम करता है। वर्ब ये हो नहीं सकता क्योंकि वर्ब पहले आ चुकी है। वर्ब ये हो नहीं सकता क्योंकि आर्टिकल लगा हो इससे पहले। ये तो नाउन की विशेषता बता रहा है। अच्छा, नाउन यानी जिरंड ये हो नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव बन रहा है। इसका हाई फाई नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर हो गया। स्लीपिंग ऑन द फ्लोर वॉज द मेन रीजन फॉर योर बैक पेन। ज़मीन पे सोना मेन कारण था तुम्हारे बैक पेन का, तुम्हारे कमर दर्द का। अब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, किसी चीज़ के बारे में कुछ बताया जा रहा, तो ये वॉज जो है ये बना आपका लिंकिंग वर्ब। वॉज क्या बना, लिंकिंग वर्ब। ठीक है। अच्छा जी, अगर इधर देखें तो ऑन ये प्रीपोजिशन है और फ्लोर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब ये जो स्लीपिंग आपको नजर आ रहा है इसको क्या मानोगे, वर्ब ये हो नहीं सकता, इज एम आर वाज वर इससे पहले है नहीं, है ना। एडजेक्टिव ये हो नहीं सकता, इसके साथ कोई नाउन है नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये खुद ही सब्जेक्ट बन रहा है। यानी ये खुद ही सब्जेक्ट बन रहा है, नाउन बन रहा है, जिरंड बन रहा है। बोलो, क्लियर हुई इतनी बात। स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर सोना, ज़मीन पर सोना मेन कारण था। तो ये रीज़न क्या बन रहा है, ये रीज़न नाउन बन रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। मेन इसके लिए एडजेक्टिव बन रहा है। आपके हिसाब से वो चीज़ मेन है तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव लिख लो, लेकिन हर बार ज़बरदस्ती नहीं करनी। वो जो एडजेक्टिव या एडवर्ब और या नाउन प्रोनाउन की टाइप बताई हूँ, बेसिक्स टाइप बताई, बेसिक टाइप्स हैं वो, हर एक के साथ अब ऐसी ज़बरदस्ती नहीं करनी कि इस टाइप में बांटूंगा ही बांटूंगा। और प्रीपोजिशन है, ये बैक पेन पूरा का पूरा एक ही मानना है, इसको अलग अलग मत कर देना। कहीं कमर और दर्द को अलग अलग कर दो। जैसे रेलवे स्टेशन हो सकता है, जैसे बस स्टैंड हो सकता है, वैसे ही पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन है। योर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इसको मैं कंपाउंड नाउन लिख देता हूँ। लो, क्लियर हुई इतनी बात। इस पे आ जाइए। दे हेल्प द वुंडेड सोल्जर, उन्होंने घायल सोल्जर की हेल्प करी। दे सब्जेक्ट हो गया, हेल्प वर्ब हो गया, सोल्जर्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया। उन्होंने घायल सोल्जर्स की हेल्प करी। वुंडेड क्या हो गया, इसकी विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। बोल, क्लियर हो गया। आई सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है। आपको मैंने सीधा सीधा तरीका बताया था, जब आपको ऐसा दिखे कि टू के बाद वर्ब आ रही है, जब कभी आपको सेंटेंस में ऐसा दिखे कि टू के बाद वर्ब आ रही है और वो सेंटेंस पढ़ने में सही लग रहा हो, तो समझ जाना कि ये टू कोई प्रीपोजिशन नहीं है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी आपको ऐसा लगे कि टू के बाद वर्ब आ रही है, टू के बाद वर्ब आ रही है और वो सेंटेंस पढ़ने में ठीक लग रहा है, आई वॉन्ट टू बाय अ कार, आई वॉन्ट टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, है ना, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू डांस, तो यहाँ पे समझ जाना कि ये टू कोई प्रीपोजिशन नहीं है। दूसरी बात, अगर टू को प्रीपोजिशन, स्लीप को इसका ऑब्जेक्ट मानोगे तो वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ से लाओगे। तो ये सारी बातें चीख चीख के बता रही हैं कि ये कोई दो अलग अलग वर्ड नहीं, टू स्लीप पूरा का पूरा एक ही है। ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, नाउन बन रहा है, इन्फिनेटिव बन रहा है। ऑन प्रीपोजिशन है, फ्लोर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बोलो जी, क्लियर हुआ। एक बार फिर से आप नज़रें घुमा लीजिए इसके ऊपर से। हालांकि मैंने आज कुछ नया नहीं पढ़ाया है तो कोई डाउट्स होने नहीं चाहिए, ये सब पुराना ही रिवीजन है। डाउट उसी को आ सकते हैं जिसने पिछले लेक्चर ना ढंग से देखे ना नोट्स बनाए। एक बार फिर भी 30 सेकंड के लिए दोबारा नज़र मार लीजिए इस पर। स्लीपिंग सब्जेक्ट कैसे बन गया और क्या बनाओगे स्लीपिंग को, बताओ। तुम्हारे कहे से बना दूंगा, जो तुम कहोगे वही बना दूंगा, बताओ क्या बनाऊं। V1 प्लस ING 3 काम करता है। वर्ब ये हो नहीं सकता, इज एम आर वाज वर इससे पहले कुछ है नहीं, है ना। एडजेक्टिव ये हो नहीं सकता, इसके बाद कोई नाउन है नहीं, तो इसका मतलब ये नाउन है। नाउन क्या बनते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं। लिंकिंग वर्ब आ रही है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो ये क्या बनेगा, ऑब्वियसली सब्जेक्ट बनेगा। और क्या बनेगा, नेक्स्ट पे आ जाइए।
अब मैं आपको जो V1 प्लस आई एन जी है ना, V1 प्लस आई एन जी जो है, बेसिकली आज क्या हो रहा है, आज आपने जो इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल जो चीज़ें पढ़ी थी उसका थोड़ा सा अपन और आगे उससे चल रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था बाकी जितने चैप्टर हैं सब 3-4 क्लास, कोई बड़े से बड़ा चैप्टर भी होगा तो 4 क्लास जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम जितने आगे चैप्टर होंगे 2 क्लास 3 क्लास 2 क्लास 3 क्लास में निपट रहे होंगे। प्रोनाउन की 10-10 क्लास कैसे लग रही हैं? एक्चुअली प्रोनाउन है नहीं, इसके अंदर ही ऑब्जेक्टिवल फ्रेज, ऑब्जेक्टिवल क्लॉज, जीरंट, इन्फिनेटिव पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव के अलग अलग काम, ये 50 चीज़ें इसी चैप्टर में तो चल रही हैं। और बहुत सारा इस चैप्टर के अंदर बेसिक घुसाओ। प्रोनाउन तो अपने आप में 4 या 5 क्लास का ये मैक्सिमम, बाकी जो है सब एक्स्ट्रा बातें चल रही हैं, आपका बेस बनाने की बातें चल रही हैं। उसी चीज़ को अपन आगे थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, ये सब बातें बच्चे एक्स्ट्रा हैं। जैसे ऑन द फ्लोर को क्या मानने सर? ऑन द फ्लोर एडवर्बियल फ्रेज है। अब तुम फिर से कहोगे सर स्लीपिंग तो नाउन है, नाउन के लिए एडवर्ब कब से आने लगी? जैसे यहाँ लाउडली आया। इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं जब आपको लगे कि इसके वर्ब वाले अंश के लिए कोई चीज़ लिखी गई है। ऑन द फ्लोर स्लीप का प्लेस बता रहा है कि स्लीप का एक्शन कहाँ किया जा रहा है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस है। हालांकि हालांकि फ्रेज क्लॉज तभी मुंह से निकालिए जब कोई आपसे पूछे। जबरदस्ती ऐसे हर सेंटेंस में फ्रेज क्लॉज ऐसे करने लगोगे तो पागल हो जाओगे। यही मैं एक स्टार मार्क करके बात और बोलना चाहूंगा। डाउट वाले नंबर पे कई बच्चे क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और न्यूज़पेपर में ऐसे करने लग गए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अरे जुम्मा जुम्मा कल तो पैदा हुए हो यार तुम, हैं? एक चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ और तुम न्यूज़पेपर ब्रेक करने चल दिए भाई साहब। तो अभी थोड़े पेशेंस रखिए। न्यूज़पेपर को सिर्फ आपको रीड करना है, उसमें जो डिफिकल्ट वोकैब को डायरी में लिखनी है। न्यूज़पेपर को मत ब्रेक करने लग जाना। ये जो ब्रेक करना है चीज़ों को, ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया जाता है। प्रैक्टिस करते समय, पेपर सॉल्व करते समय, न्यूज़पेपर पढ़ते समय वहाँ मत ये सब करने लग जाना। समझ में आई मेरी बात? ये चीज़ों को समझने के लिए होता है, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए होता है। चलो जी, आ जाइए। अब मैं आपको V1 प्लस आई एन जी किसी सेंटेंस में क्या क्या बन सकता है उसकी थोड़ी और डेप्थ में लेके चलता हूँ। ये तो हमें पता ही है कि V1 प्लस आई एन जी जेरेंट बन जाता है, V1 प्लस आई एन जी प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, लेकिन उसको अलग अलग केस में क्या क्या कन्फ्यूजन हो सकती है आओ उसको देखते हैं। ये जो 1 2 3 नंबर केस है, एक टेबल बना के लिख दिया मैंने, एक टेबल बना के लिख दिया। इसके एग्जाम्पल से आपको और अच्छी क्लैरिटी आएगी। देखो इधर देखो, अगर V1 प्लस आई एन जी, अगर V1 प्लस आई एन जी से पहले इज, एम, आर, वाज, वर ये सब आ रहा है और उस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, अगर उस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है और V1 प्लस आई एन जी से इज, एम, आर, वाज, वर आ रहा है तो ये मेन वर्ब बनता है। कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, जो पहले बताई है बस उसी को टेबल की फॉर्म में लिख दिया। अगर इज, एम, आर, वाज, वर आ रहा है लेकिन आगे जो आई एन जी लिखा हुआ लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, याद करो वो वाले सेंटेंस, दिस मूवी वॉज बोरिंग, यह मूवी बोरिंग है। अब बोरिंग से पहले वॉज लिखा हुआ है लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, किसी के बारे में बस कुछ बताया जा रहा है, मूवी बोरिंग थी, मूवी इंटरेस्टिंग थी, परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। हाँ कि ना? तो अगर बी की फॉर्म आए लेकिन आगे आईएनजी तो लिखा हो लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो समझ जाना ये जो बी की फॉर्म है ये मेन वर्ब बन रही है, लिंकिंग वर्ब बन रही है, और ये जो V1 प्लस आई एन जी है ये एडजेक्टिव है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हाँ कि ना? अच्छा, अगर V1 प्लस आई एन जी से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, इज, एम, आर, वाज वर्ब कुछ नहीं है, तो ये वर्ब तो हो नहीं सकता। V1 प्लस आई एन जी वर्ब तब बनता है जब इससे पहले इज, एम, आर, वाज वर्ब कोई हेल्पिंग वर्ब हो। हाँ कि ना? और अगर इसके बाद कोई नाउन भी ना हो, अगर इसके बाद कोई नाउन भी ना हो, अगर इसके बाद कोई नाउन भी ना हो तो इसका मतलब क्या, फ्री एडजेक्टिव भी नहीं बन सकता। तो पक्का हो गया कि नहीं कि ये जेरंड है। केस नंबर 1 2 3 को देखो, बिल्कुल जो पहले बातें पढ़ाई हैं वही आपको टेबल की फॉर्म में लिखी है। V1 प्लस आई एन जी से पहले इज, एम, आर, वाज वर्ब कुछ आ रहा है और इसमें एक्शन भी हो रहा है तो ये मेन वर्ब है। V1 प्लस आई एन जी से पहले इज, एम, आर वगैरह तो आ रहा है लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो समझ जाओ कि ये लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव का कॉम्बो है। हाँ कि ना? द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, द मूवी वॉज बोरिंग, ऐसे करके। और अगर V1 प्लस आई एन जी से पहले इज, एम, आर, वाज वर्ब कुछ है ही नहीं तो वर्ब नहीं है ये। इसके बाद कोई नाउन भी नहीं है, इसके बाद कोई नाउन भी नहीं है तो ये एडजेक्टिव भी नहीं है, तो फिर 100% जिरंड है ये। आओ एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा। इन तीनों सेंटेंसेस को देखो, ये तीनों इसी के एग्जाम्पल है। ये 1 2 3 जो पॉइंट है तीनों इसी के एग्जाम्पल है। एक बार ऑब्जर्व करो क्या बोला मैंने।
बिल्कुल विवेक यादव, स्लीपिंग ही तो रीज़न है, स्लीपिंग और रीज़न एक ही तो। आ जाइए, आसान है। यहाँ पे इससे पहले इज एम आर वाज वर हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम कर रहा है, एक्शन भी हो रहा है, तो ये ऐसे टूटेगा। लेकिन अगर इस सेंटेंस को देखें तो ये न्यूज़ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वॉज लिंकिंग वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसको ऐसा थोड़ी तोड़ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और ये सारी बातें ऐसा नहीं कुछ मैं नया पढ़ा रहा हूँ, ये सब कर चुके हो आप, इसलिए तेज बोल रहा हूँ, कर चुके हो ये सब चीज़ें आप पहले ही। रोहन सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड वर्ब है। अब इससे पहले कोई इज एम आर वाज वर्ब नहीं है कि इसको वर्ब कह दूँ, इसके बाद कोई नाउन भी नहीं है कि इसको एडजेक्टिव कह दूँ, तो 100% फिर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, नाउन है, जिरंड है। बोलो, क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया। चलो जी, आ जाइए। अब ये अपने को आज जो नया पढ़ना है, अपने को आज जो नया पढ़ना है वो है ये पॉइंट नंबर 4 और 5। अपने को आज जो नया पढ़ना है वो है ये पॉइंट नंबर 4 और 5। ठीक है, इनको और अच्छे से समझ पाओगे, इनको और अच्छे से समझ पाओगे, पहले आप खुद से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ये दो सेंटेंसेस हैं, एक बार आप खुद से इनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। रूल रट्टे को छोड़ो, रूल रट्टे को छोड़ो, आप खुले दिमाग से सोचो। देखो जनरली क्या होता है, बच्चे के दिमाग में ऐसे होता है कि आगे नाउन आ रहा है तो ये एडजेक्टिव होगा, ऐसी है ना, कि आगे नाउन लिख रखा है तो ये एडजेक्टिव हो गया। उस चीज को आप एक बार के लिए छोड़ो, शांति छोड़ो, एक बार प्योर मीनिंग बेस पे सोच के देखो कि ये स्लीपिंग क्या बनना चाहिए और यहाँ ये टीचिंग क्या बनना चाहिए। एक बार आप खुले दिमाग से, बिना कोई रूल ग्रामर व कुछ मत सोचो, सिर्फ मीनिंग बेस पे एक बार सोच के देखो कि क्या यहाँ पर क्या बनेगा। आराम से सोचो कि स्लीपिंग क्या बनेगा और टीचिंग क्या बनेगा, सोचिए आराम से। समझने की कोशिश करना जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं। देखो अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है इसके बारे में, लेकिन एक चीज देखो, इन दोनों में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? दे किल्ड द स्लीपिंग चाइल्ड, उन्होंने सोते हुए बच्चे को मार दिया, उन्होंने सोते हुए बच्चे को मार दिया, हाँ क्या ना। अमन लाइक्स टीचिंग इंग्लिश, अमन को इंग्लिश पढ़ाना पसंद है। यहाँ पे जो स्लीपिंग है, जनरली बच्चे के दिमाग में क्या आता है? बच्चे के दिमाग में ये आता है कि आगे नाउन है तो ये एडजेक्टिव होगा। जनरली दिमाग में ये आता है ना कि आगे नाउन है तो ये एडजेक्टिव होगा। लेकिन खुद थोड़ा सोच के देख, खुद थोड़ा सोच के देख, मुझे बताना क्या ये इंग्लिश की कोई विशेषता बता रहा है? टीचिंग, क्या ये जो टीचिंग है ये इंग्लिश की कोई विशेषता बता रही है? जैसे इसने कहा स्लीपिंग चाइल्ड, क्राइंग चाइल्ड, रनिंग चाइल्ड, सोता हुआ बच्चा, हंसता हुआ बच्चा, रोता हुआ बच्चा, क्या टीचिंग ने इंग्लिश की कोई विशेषता बताई क्या? सोचो थोड़ा, क्या टीचिंग ने इंग्लिश की कोई विशेषता बताई कि मैं इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह दूं? बोलो, नहीं बताई ना। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि शायद कुछ नई चीज आ गई आज, शायद आज कुछ नई चीज आ गई है। आओ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सेम ऐसे ही जरा एक बार इस सेंटेंस को देखो, सेम ऐसे ही जरा इस सेंटेंस को देखो, मुझे बताओ ऐसा तोड़ें इसको, इसको क्या ऐसा तोड़ें कि शी सब्जेक्ट है, स्टार्टेड वर्ब है, ये सिंगिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, और ये सॉन्ग नाउन है जो ऑब्जेक्ट है स्टार्टेड वर्ब का। क्या इसको ऐसा तोड़ें? जवाब है नहीं, इसको ऐसा नहीं तोड़ेंगे। अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपका दिमाग क्या, आपको चाहे कुछ पता नहीं है, बाकी एक्स्ट्रा बात नहीं पता ये क्या बनेगा ये क्या बनेगा, लेकिन आपके दिमाग ने इस बात की गवाही दी हाँ कि ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बताता है, हाँ कि ना। यहां पे आप नोटिस कर पा रहे हो क्या सिंगिंग ने सॉन्ग की कोई विशेषता बताई?
सिंगिंग ने सॉन्ग की कोई विशेषता बताई क्या? बोलो, सिंगिंग ने सॉन्ग की कोई विशेषता बताई? नहीं सर। हाँ क्या ना? सॉन्ग की विशेषता बताने वाले वर्ड कैसे होते हैं? बोरिंग सॉन्ग, इंटरेस्टिंग सॉन्ग, ऐसा कुछ होता तो मैं कर देता, फटाक से एडजेक्टिव कर देता। शी स्टार्टेड द बोरिंग सॉन्ग, इंटरेस्टिंग सॉन्ग, ऐसा कुछ लिखा होता मैं कर देता एडजेक्टिव, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन क्या सिंगिंग ने सॉन्ग की कोई विशेषता बताई? नहीं बताई। तो फिर सर ये है क्या? अब मेरा थोड़ा थोड़ा बात तो समझ में आ रही है कि V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल तब कहते हैं जब वो एडजेक्टिव का काम करे, और एडजेक्टिव का काम होता है एक नाउन या प्रोनाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बताना। सर कोई विशेषता तो ये नहीं बता रहा, लेकिन फिर इसको तोड़ेंगे कैसे? ये तो नाउन के साथ आ रहा है, ऐसा कैसे करेंगे, है ना? तो आज आपके लिए एक नई चीज पढ़ने के लिए आ गई है, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं। देखो, दो तीन क्लास से मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन आपके माइंड में पीछे से एक छोटी सी बात डालने की कोशिश कर रहा हूं सबकॉन्शियस माइंड में। आपने नोटिस किया होगा पिछली 2 क्लास से मैं जानबूझ के बार बार वर्ड लगा रहा हूं, सेमी वर्ब, एडवर्ब लगा के दिखा दिया, है ना? वो इसीलिए 2 दिन से किरकिरी किरकिरी सी करी जा रही थी आपके दिमाग के साथ, ताकि आज आप इसको समझ पाओ। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन दोनों हो सकते हैं, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन एक ही समय पर प्रोनाउन और कंजंक्शन बनना दोनों काम कर लेते हैं, ऐसे ही ये जो सिंगिंग शब्द है, ऐसे ये जो यहाँ पे सिंगिंग शब्द है ना भाई साहब, ये भले ही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, भले ही ये स्टार्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है। हाँ जी, ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है, जिरंड है, लेकिन ये सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, इसमें वर्ब का भी अंश है, क्योंकि ये सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है। आज की ही क्लास के अंदर अपने देखा, जैसे ये सेंटेंस था आज की क्लास का सबसे पहला सेंटेंस, ये शाउटिंग अपने साथ लाउडली क्यों लगवा पाया? शाउटिंग अपने साथ लाउडली क्यों लगवा पाया? क्योंकि ये सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, भले ही नाउन बन रहा है, भले ही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, भले ही जिरंड बन रहा है, लेकिन ये वर्ब से क्रिएट हुआ है। V1 प्लस ING इसमें वर्ब का अंश है, सेमी वर्ब, आधा वर्ब, ये नाउन की तरह से भले ही काम करे, लेकिन इसके अंदर वर्ब का भी अंश है। इसलिए यहां पर जैसे वो पहले एडवर्ब लगवा सकता था, अगर मैं ट्रांजिटिव वर्ब से, यानी ऐसी वर्ब से जिरंड बना दूं, ऐसी वर्ब से जिरंड बना दूं जो ऑब्जेक्ट रख सकती हो, तो जिरंड के भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि यहां शी स्टार्टेड सिंगिंग, इतना ही छोड़ देते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ऑब्जेक्ट हो जाता, नाउन हो जाता, जिरंड हो जाता। लेकिन आपको पता है सिंग वर्ब ऑब्जेक्ट रख भी सकती है और नहीं भी, तो ऐसे ही अगर सिंग वर्ब से जिरंड बना लोगे तो इसमें वर्ब का भी तो अंश है ना, तो इसने अपना ऑब्जेक्ट रख लिया है। सॉन्ग पता क्या बनेगा? ये सॉन्ग बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। कुछ मेरी बात आई समझ में जो मैंने बोली? हाँ जी, और क्लैरिटी आएगी, टेंशन मत लो। एक बार ये सारा इरेज करके दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शुरू से सुनो एक बार, इधर देखो। जनरली हमें क्या, हमारा दिमाग क्या कहता है? मैंने आपको पढ़ाया कि V1 प्लस ING 3 काम करता है, वर्ब बनना, एडजेक्टिव बनना, नाउन बनना। हमने अपने दिमाग को एक सिंपल सी बात समझा रखी है, अच्छा इससे पहले इज एम आर वाज वर आएगा तो वर्ब हो जाएगा। अच्छा, अगर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा तो नाउन कह दूंगा। अगर ये किसी नाउन के साथ लग रहा होगा ना, जैसे रनिंग हॉर्स, स्लीपिंग चाइल्ड, क्राइंग चाइल्ड, फाइटिंग बुल्स, अगर ये नाउन के साथ लग रहा होगा ना तो एडजेक्टिव कह दूंगा। ऐसा ही दिमाग में हमने फीड कर रखा है। तो वही चीज़ यहाँ पे अपने को दिखती है, अच्छा नाउन के साथ आ रहा है तो हमारे मन से पहली आवाज़ निकलती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन खुद एक बार सोचने की कोशिश करो, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बताएं। क्या ये सिंगिंग इसकी कोई विशेषता बता रहा है? बताइए, क्या ये सिंगिंग इसकी कोई विशेषता बता रहा है? क्या नहीं बता रहा, तो फिर ये एडजेक्टिव कैसे हो सकता है? तो सर फिर ये है क्या? अगर ये एडजेक्टिव नहीं है तो क्या है? ये नाउन के साथ आ रहा है, और आप खुद ही, अगर ये एडजेक्टिव नहीं है तो वर्ब तो ये है नहीं, क्योंकि वर्ब आ चुकी है, फिर आप इसको जिरंड कहोगे। जिरंड तो खुद नाउन होते हैं, वो नाउन के साथ कैसे आया? इसलिए आप आया बच्चे, क्योंकि ये जिरंड जो होते हैं सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, भले ही नाउन का काम करें, इसमें वर्ब का अंश होता है। आप इसको ऐसे समझिए, शी स्टार्टेड व्हाट, शी स्टार्टेड व्हाट, वर्ब से व्हाट या ओम के रिप्लाई वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। शी स्टार्टेड व्हाट, क्या शुरू किया उसने? सिंगिंग शुरू करी। सिंगिंग व्हाट, ये सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, भले ही नाउन बना, वर्ब का भी तो अंश है इसमें, उस वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या है? सॉन्ग। शी स्टार्टेड व्हाट? सिंगिंग। सिंगिंग व्हाट? सॉन्ग। अब शायद आपको थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही होगी, और क्लियर करता हूं, रुको, इस पिक्चर को मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं।
कहाँ बता दूं, यहाँ बता देता हूँ। देखो, एक चीज नोटिस करना, जब भी आप चेक कर रहे हो प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन के लिए लगता है आप एग्जांपल से समझोगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी किसी नाउन के लिए लगता है तो वो नाउन इसमें हो रहे काम का डूअर होता है। आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो मैंने लिखा फ्लाइंग बर्ड्स, मान लो मैंने लिखा फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षी। फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षी। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी किसी नाउन के लिए आता है तो ये नाउन इसका डूअर होता है, और मीनिंग आप चेक करना, ताते ती टाइप का मीनिंग आ रहा होगा। वो एक्शन अभी हो रहा है, उड़ते हुए पक्षी। ऐसे इधर देखो, मान लीजिए मैं लिखता हूँ क्राइंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा। क्राइंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा, तो ये बच्चा रोने का डूअर है, पक्षी उड़ने के डूअर है। हाँ के ना? ऐसे ही मान लीजिए मैं लिख दूँ रनिंग हॉर्स, भागता हुआ घोड़ा। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? ऐसे ही मान लीजिए मैं लिख देता हूँ फाइटिंग बुल्स। पहचान बता रहा हूँ मैं आपको। प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING जब प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से काम करता है आगे लिखे गए नाउन के लिए, तो उसकी एक पहचान होती है कि ये वाला जो नाउन है ना, ये इसमें हो रहे काम का डूअर होगा, और मीनिंग निकलेगा तातीती टाइप का। इतनी बात आती है समझ में? लेकिन लेकिन अगर जेरंड होगा, इधर देखो ये जो चार्ट है ना, ये जो चार्ट है ये इसी चीज के काम के लिए बताया। V1 प्लस ING से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब तो हो नहीं सकता। V1 प्लस ING से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब तो हो नहीं सकता। अब बची दो केस, या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, जेरंड हो सकता है। तीन ही चीज बनता था, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब तो ये है नहीं। अब बची मेरे पास दो केस, या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जेरंड है ना? ऊपर इजी वाले केस होते हैं तब तो कोई कंफ्यूजन होती नहीं। V1 प्लस ING के साथ जब नाउन लिख देते हैं तो कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि दो केस बन सकते हैं, या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस में नाउन हो सकता है, या जेरंड प्लस में जेरंड का ऑब्जेक्ट हो सकता है। सीधा रामबाण इलाज। एक तो कॉमन सेंस है कि देख लो ये नाउन इसकी मतलब ये V1 प्लस ING इसकी कोई विशेषता बता रहा है क्या? अगर विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव वाले काम करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहना, वरना जेरंड कह लेना। एक और ट्रिक बता रहा हूं दूसरी ओर, V1 प्लस ING किसी नाउन के लिए जब प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से काम करता है तो ये नाउन इसका डूअर होता है। ये नाउन इसमें हो रहे काम का डूअर होता है। और जब V1 प्लस ING जेरंड बनता है और अगला नाउन इसका ऑब्जेक्ट बनता है तो उस केस में ये नाउन इसका रिसीवर होता है, इस पर वह कार्य किया गया होता है। एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा। इधर देखो, ये जो सेंटेंस था, मुझे बताओ सॉन्ग ने कुछ गाया कि सॉन्ग को गाया गया? सॉन्ग ने कुछ गाया कि सॉन्ग को गाया गया? बोलो। ऑब्वियसली ऑब्वियसली सॉन्ग को गाया गया, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। तो ये हमें पता चल रहा है कि V1 प्लस ING के साथ जो नाउन आ रहा है वो नाउन इसका रिसीवर है। रिसीवर है तो ये कैसे टूटेगा? ये जेरंड बनेगा, ये ऑब्जेक्ट ऑफ जेरंड बनेगा। अब यही बात आपने पीछे जो एग्जाम्पल देखे उन पे लगाओ। देखो इधर देखो, ये V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल था, इसको देखो, क्या बुल्स फाइटिंग के डूअर हैं? हाँ कि ना? ये बैली लड़ रहे हैं। V1 प्लस ING के साथ जब नाउन आता है तो दो केस पॉसिबल होते हैं, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस में नाउन, या जेरंड प्लस में जेरंड का ऑब्जेक्ट। कैसे चेक करते हैं? बिल्कुल सिंपल सा फंडा। अगर ये नाउन इसका डूअर बन रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस में नाउन, अगर ये नाउन इसका रिसीवर बन रहा है तो जेरंड प्लस में जेरंड का ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात है। आई बात समझ में? लो, एक बार अब तुम इन दोनों सेंटेंसेस को अपने आप तोड़ने की ट्राई करो। 30 सेकंड आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। जो पढ़ाया वही लगाना है, करो ट्राई।
हाँ जी, समझ में आया। दे सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, अमन सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है। अब यहाँ V1 प्लस आई के साथ नाउन, V1 प्लस आई के साथ नाउन, दो केस बन सकते हैं। या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस में नाउन बनेगा या जिरंड प्लस में जिरंड का ऑब्जेक्ट बनेगा। कैसे पता चलेगा? पहले तो कॉमन सेंस है। सोता हुआ बच्चा, इंग्लिश पढ़ाना, क्या टीचिंग ने इंग्लिश की कोई विशेषता बताई? जैसे स्लीपिंग ने बच्चे की विशेषता बता दी, कौन सा बच्चा? सोता हुआ बच्चा। क्या टीचिंग ने इंग्लिश के बारे में कुछ बताया? नहीं बताया। तो एक तो इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये नहीं है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, बच्चा जो है सोने का डूअर है, बच्चा सोने का डूअर है, बच्चा ही सो रहा है। क्या इंग्लिश कुछ पढ़ा रही है कि इंग्लिश पढ़ाई जा रही है? इंग्लिश कुछ पढ़ा रही है। क्या इंग्लिश जो है टीचिंग के डूअर है? इंग्लिश कुछ पढ़ा रही है कि इंग्लिश पढ़ाई जा रही है किसी के द्वारा? मेरी बात आई समझ में? तो ये वाला जो है ये बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ये बनेगा आपका नाउन जो कि ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। इधर क्या बनेगा? ये ऑब्जेक्ट बनेगा, नाउन बनेगा, जिरण बनेगा, और क्योंकि ये सेमी वर्ब है, क्योंकि ये अर्ध वर्ब है, क्योंकि ये अपना ऑब्जेक्ट रख सकता है, ये जो इंग्लिश है ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरण। क्लियर हुआ? अब एक छोटा सा डाउट, एक बार छोटा सा डाउट आपके माइंड में ये आ सकता है, सर जिरण तो आपने पहले भी पढ़ाया था, जिरण तो आपने पिछली क्लास में पढ़ाया था, जैसे आपने आज भी एग्जाम्पल लिए, इधर देखो, आपने आप आज भी एग्जाम्पल लिए थे। जैसे इस सेंटेंस में यहाँ पे ये जिरण बना, यहाँ पे जिरण बना, ये भी जिरण बना, तो सर उस जिरण ने ऑब्जेक्ट रखा, इन्होंने क्यों नहीं रखा? उस जिरण ने ऑब्जेक्ट रखा, इन्होंने क्यों नहीं रखा? सवाल समझ में आया? ऐसे ही आप ये वाला सेंटेंस देखो, यहाँ पे ये स्मोकिंग जिरण था, इस जिरण ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं रखा? सवाल समझ में आया? कि सर आपने आज यहाँ पे जो नया पढ़ाया उसमें एक ये जिरण बनाया, इसने ऑब्जेक्ट रख लिया, आपने इसको जिरण बनाया, इसने ऑब्जेक्ट रख लिया, तो जिरंड ने आज के क्लास में ऑब्जेक्ट रखे, पहले क्यों नहीं रखे? कौन सा जिरंड ऑब्जेक्ट रखता है, कौन सा नहीं रखता, हमें कैसे पता चलेगा? कौन देगा जी इसका जवाब? कौन देगा इसका जवाब? हाँ जी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जिरंड ऑब्जेक्ट रखता क्यों है? अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई ना कि जिरंड ऑब्जेक्ट आखिर रख क्यों पा रहा है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कब रखेगा कब नहीं रखेगा। क्यों रख पा रहा है जिरंड ऑब्जेक्ट? क्योंकि सर ये जो जिरंड है भले ही नाउन की तरह से काम कर रहा है, सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, भले ही नाउन की तरह से काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर वर्ब का अंश है, और वर्ब का अंश है तो इसलिए ऑब्जेक्ट रख पा रहा है। तो कब जिरंड ऑब्जेक्ट रखेगा कब नहीं रखेगा, ये किस बात पर निर्भर है कि वो कैसी वर्ब से बना है। अगर तुम उसको इंट्रांजिटिव वर्ब से बना लोगे, जैसे शाउट थी, जैसे स्लीप थी, अगर जानबूझ के, मैंने पिछली बार जब जिरंड पढ़ाया ना, जानबूझ के इंट्रांजिटिव वर्ब ले ली थी ताकि ऑब्जेक्ट आए ना उसके बाद, ताकि तुम वो डाउट पूछो ही ना। हर चीज ना एक सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ाई जाती है। मैं इसमें घुमा फिरा के अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने कोर्स को डिजाइन ऐसे कर रखा है कि बच्चा जितनी उसको उस दिन इंफॉर्मेशन देनी है उतनी इंफॉर्मेशन उसको मिले, जब मुझे नेक्स्ट चीज, ताकि पजल ना हो बच्चे को, ऐसा ना, बच्चे को ऐसा फील होना चाहिए कि कोर्स मेरे कंट्रोल में है, चीजें मुझे समझ आ रही हैं। अगर मैं आगे की चीजें पहले पढ़ाने लगूंगा, खिचड़ी बनाऊंगा, तो आपको कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, हाँ यार मैं सीख सकता हूं। तो एक सिंपल सी बात है, अगर कोई पूछे कि जिरंड ऑब्जेक्ट कब रखेगा कब नहीं रखेगा, बिल्कुल उसका सिंपल सा जवाब ये है कि भैया वो कैसी वर्ब से बना है, वो जैसी वर्ब से बना होगा वैसा ही फीचर उसमें आ जाएगा। अगर वो इनट्रांजिटिव वर्ब से बना होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं रखेगा, ट्रांजिटिव वर्ब से बना होगा तो जरूर रखेगा, और ऐसी वर्ब से बना होगा जो रख भी सकती है नहीं भी, तो जिरंड भी ऑब्जेक्ट रख भी सकता, नहीं भी बोलने वाले पे डिपेंडेंट। जैसे ये रहा, शी स्टार्टेड सिंगिंग, उसने गाना शुरू कर दिया, शी स्टार्टेड सिंगिंग, उसने गाना शुरू कर दिया,
इतना ही बताना है, इतना बता दो, क्योंकि सिंग जो है वो इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, सिंग ट्रांजिटिव भी हो सकती है, बताना है। उसने गाना गाना शुरू कर दिया, कवाली गानी शुरू कर दी, भजन गाना शुरू कर दिया, बताना है तो बताओ, नहीं बताना मत बताओ। जैसे ये वाला सेंटेंस है शाउट वाला, इसमें आप चाह के भी शाउट को ऑब्जेक्ट नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव है। इसमें स्लीप को ऑब्जेक्ट नहीं दे पाओगे, ये इंट्रांजिटिव है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो जिरंड होते हैं ये ऑब्जेक्ट कब रखेंगे कब नहीं, ये डिपेंड है कैसी वर्ब से आपने जिरंड बनाया। क्लियर हो गया। अब दूसरा आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, पनप रहा होगा, लो उसको भी खत्म कर देते हैं। सर जैसे जिरंड अपने ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, आज हमने पढ़ा कि जिरंड जो होते हैं वो सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, अपना ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। तो सर क्या इन्फिनेटिव और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वगैरह भी रख लेते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी रखता है, लेकिन उसका एग्जाम्पल आके आएगा, उसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, लेकिन उसका एग्जाम्पल आगे आएगा, अभी वेट करना पड़ेगा वरना पजल हो जाओगे। ठीक है, अभी के लिए इन्फिनेटिव कैसे ऑब्जेक्ट रखते हैं उसका एग्जाम्पल ये रहा, आप करिए ट्राई, फिर मैं कराता हूं। इसको करो ट्राई जरा। आ जाइए। बिल्कुल सेम, वैसे बिल्कुल सेम जैसे जिरंड का ऑब्जेक्ट होता, बिल्कुल डिट्टो सेम, बस जिरंड की जगह इन्फिनेटिव आ गया और कोई फर्क नहीं। शी क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। वॉन्ट्स क्या बन गया? वर्ब बन गया। शी वॉन्ट व्हाट्स, शी वॉन्ट्स व्हाट, शी वॉन्ट्स व्हाट, शी वॉन्ट्स टू वॉच। क्या बना ये? ऑब्जेक्ट बना, नाउन बना, इन्फिनेटिव बना। हाँ क्या ना? शी वॉन्ट्स व्हाट? टू वॉच। अब टू वॉच व्हाट, वर्ब से वट या होम के रिप्लाई वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ये सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, इसमें वर्ब का भी अंश है। आप ऐसा समझ सकते हो भले ही नाउन का काम कर रहा है लेकिन इसमें हिडन एक वर्ब भी है, जैसे यहां था। ये जो है ये भले ही नाउन का काम करे लेकिन इसके अंदर एक हिडन वर्ब भी है, ऐसे ही जैसे यहां था। ये भले ही नाउन का काम करे लेकिन इसके अंदर एक हिडन वर्ब भी होती है। सेम वैसे ही इसके अंदर ये जो टू वॉच है इसके अंदर एक वर्ब हिडन है। हाँ कि ना? तो यहाँ पे ये क्या बनेगा? ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। ये जो नाउन है ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। शी वॉन्ट्स व्हाट? शी वॉन्ट्स टू वॉच। टू वॉच व्हाट? टू वॉच अ मूवी। क्लियर हुआ? हाँ जी, चलो जी। इसी स्लाइड के लास्ट में 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आज जो मैंने ये इन्फिनेटिव, जिरंड, जिरंड के ऑब्जेक्ट, ये सारी बातें जो बताई उसकी प्रैक्टिस के लिए पहले 5 स्लाइड है, फिर उन 5 स्लाइडों के उसी क्रम में आंसर है। ठीक, क्लास खत्म होने के बाद जब नोट्स वोट्स बनाने की बारी आए तो उस समय पीडीएफ से उन पांचों को आराम से देखना। ठीक, पहली ट्राई अपने आप करना, जाते ही पहले आंसर मत देखना, पहले पांचों के बारे में सोचना, पांचों को तोड़ना। अच्छा ये इन्फिनेटिव है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अच्छा ये तो जिरंड का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये सारी बातें अपने आप से सोचना। फिर आंसर लिखे हुए हैं और नेक्स्ट क्लास में आते ही सबसे पहले मैं उसको डिस्कस करूंगा, यानी कल की क्लास में। आज की क्लास के इसी स्लाइड के लास्ट में 5 सवाल है आपकी प्रैक्टिस के लिए, हेडिंग भी डली हुई प्रैक्टिस। ठीक है, जो जिरंड का ऑब्जेक्ट और ये सारी बातें बताई इसी की प्रैक्टिस है वो। पहले आप ट्राई करके आना, कल की क्लास में आते ही मैं उनको डिस्कस करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोनाउन चैप्टर पे वापस आ जाते हैं। ठीक है जी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन छोटा सा प्रोनाउन है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या था, एक्शन खुद पर ही हो जाता था। मैंने खुद को तैयार कर लिया,
है ना, मैंने खुद को बचा लिया, मैंने खुद को ढाल लिया, ऐसे करके जिसने एक्शन किया खुद उसी पर हो गया। रेसिप्रोकल में क्या होता है, रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो काम ए ने बी पर किया वही बी ए पर कर देता है। दे स्लैप्ड ईच अदर, रोहन ने कुणाल को थप्पड़ मारा, कुणाल ने वापस रोहन को जोड़ दिया। दे स्लैप्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को थप्पड़ मारा। दो लोग हैं तो ईच अदर लगाते हैं, दो से ज़्यादा हो तो वन अदर लगाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट का प्रोनाउन है। ये 2 सेंटेंसेस हैं, एक बार देखिए आप जरा, करिए। गीता और बबीता एक दूसरे से लड़ रही थी बाजार में। सब्जेक्ट हो गया, एंड कंजंक्शन हो गया, ये सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, हाँ के ना। वर हेल्पिंग वर्ब हो गया, फाइटिंग मेन वर्ब हो गया, विद प्रीपोजिशन है। एक दूसरे से लड़ रही थी, इस प्रोनाउन को आप प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, बन सकते हैं प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, बिल्कुल बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत बस ये है कि गीता और बबीता तो 2 ही लोग हुए, 2 लोग हुए तो यहाँ पे वन अनदर नहीं, यहाँ पे ईच अदर आपको लगाना चाहिए था। इन प्रीपोजिशन है और मार्केट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया। अगर इस सेंटेंस की बात करें, अगर इस सेंटेंस की बात करें, ऑल द 5 ब्रदर्स, ऑल क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। ऑल हो गया जी आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ब्रदर्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, टाइप इसकी कॉमन हो गया। 5 इसके लिए न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, न्यूमरल में भी सब टाइप आपको याद हो तो कार्डिनल हो गया, हाँ के ना। ऑफ प्रीपोजिशन है, फैमिली इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ट्रस्ट यहाँ पर वर्ब है। ठीक। इस फैमिली के पांचों भाई, इस फैमिली के पांचों भाई एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं, यानी 5 भाई हैं, ये वाला इस पर भी करता है, ये इस पर भी करता है, इस पर भी करता है, ये इस पर भी, ऐसे पांचों भाई आपस में एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। तो 5 की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अनदर आ जाएगा। ये अ लॉट जो है, ये ए आर्टिकल मत कर देना इसको कहीं, ए आर्टिकल कर दो, लॉट नाउन कर दो। अ लॉट है एडवर्ब ऑफ डिग्री, आई लव हर अ लॉट, है ना, आई ट्रस्ट हिम अ लॉट, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है ट्रस्ट वर्ब के लिए। सिंपल सा प्रोनाउन था, लेकिन स्टार मार्क करके एक बात नोट करना, स्टार मार्क करके जब नोट्स बनाओगे तो एक बात आपको नोट करनी है। एक्चुअली है क्या, जब आप डिक्शनरी में ईच अदर को टाइप करोगे और उसके एग्जाम्पल्स देखोगे तो आपको 1-2 एग्जाम्पल ऐसे भी नजर आएंगे जिसमें ईच अदर को लगा रखा है 2 से ज़्यादा के लिए। वन अनदर को जब डिक्शनरी में टाइप करोगे तो एग्जाम्पल ऐसे भी नजर आ सकते हैं जिसमें वन अनदर लगा दिया 2 के लिए। एक्चुअली क्या है, पुरानी ग्रामर के हिसाब से तो ईच अदर 2 के लिए लगता था, वन अनदर 2 से ज़्यादा के लिए, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ये दोनों सिनोनिम हो गए, कोई सा भी कहीं भी यूज़ कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, स्टार मार्क करके क्या बात नोट करनी है, ईच अदर और वन अनदर का एरर, ईच अदर और वन अनदर का एरर तभी मार्क करेंगे जब सेंटेंस में कोई और एरर ना दिखे। यदि कोई और एरर दिखेगा तो इनको वीक एरर मानकर या मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से सही हैं ऐसा मानकर अवॉइड कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि इसी सेंटेंस में, अगर इसी सेंटेंस में गीता एंड बबीता वर फाइट लिखा होता तो आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना है तो वर्क के बाद फाइट तो आ नहीं पाएगा, आईएनजी करना है। यहाँ भले ही वन अनदर होता, इसको मैं एरर मार्क ना करता, इसको एरर मार्क करता। मेरी बात आई समझ में। ईच अदर वन अनदर मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से सेम होते हैं, इनका एरर पेपर में तभी मार्क किया जाता है जब सेंटेंस में कोई और एरर ना दिखे। अगर कोई और एरर नहीं है तो समझ जाओ कि एग्जामिनर तुमसे यही कराना चाहता है, मार्क कर देना। लेकिन अगर कोई और एरर दिख रहा है तो उसको मार्क करना, इसको वीक एरर मानकर, या कह लो मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से आजकल इसको ठीक मानते हैं, ये मानकर इसको छोड़ देना। क्लियर। नेक्स्ट बताइए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब ये कोई शब्द है, हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, वट हो गया, हुज हो गया। सर ये तो कुछ देखे देखे से लग रहे हैं, ये तो कुछ देखे देखे से लग रहे हैं, हु, हुम, विच, ये तो सर आपने रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ाए थे।
ये तो आपने रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ाए थे। हाँ बच्चे, रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। सर मुझे कैसे पता चलेगा? सर हु तो रिलेटिव प्रोनाउन भी था, मुझे कैसे पता चलेगा? अरे बिल्कुल आसान यार। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? दो क्लॉज को जोड़ता भी तो है, कंजंक्शन भी तो बनता है। वो कंजंक्शन भी बनता है। यहाँ पे ये कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा है, एक ही क्लॉज है। दूसरी बात, वो एडजेक्टिवल क्लॉज बनाता है, किसी नाउन की विशेषता बताने वाला क्लॉज बनाता है। ये सवाल पूछने के काम आता है, ये सवाल पूछने के काम आता है। तो समझ जाओ, तो समझ जाओ, हु कब, हुम कब, विच कब, व्हाट कब, हुज कब, ये रिलेटिव प्रोनाउन कब बनेंगे और इंटरोगेटिव प्रोनाउन कब बनेंगे, बिल्कुल आसान है। अगर ये कंजंक्शन की तरह से भी काम कर रहे हो, सेंटेंस के बीच में आए हों, एडजेक्टिवल क्लॉज बना रहे तो रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर सवाल पूछने के काम आ रहे हैं, कोई कंजंक्शन का काम नहीं कर रहे, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। एक काम करो, पहले 3 सेंटेंसेस को तोड़ के दिखाओ। पहले 3 सेंटेंसेस को तोड़ के दिखाओ, फिर मैं कराता हूँ। पहले 3 को तोड़ो। साथ में 2 मिनट का ब्रेक भी ले लो भाई। जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है जाओ, आके इनको पहले 3 सेंटेंसेस को तोड़ो। वॉशरूम वगैरह जिसको जाना है जल्दी से जाके वापस आओ, 2 मिनट तक ब्रेक है। मुझे जो जब जहाँ कराना मैं करा दूंगा। आ जाइए, करें शुरू। विच इज़ योर फेवरेट बुक? इनमें से आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? अब आपको देखते पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह थोड़ी बन रहा है यार, विच। तो ये क्या बना यहाँ पे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। इज आपका लिंकिंग वर्ब है, बुक आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नाउन है। ये योर और फेवरेट दोनों के दोनों इसके लिए एडजेक्टिव है। अब धीरे धीरे आगे आगे ये जैसे निशान लगा दिया नाउन की तरफ, ऐसे निशान लगा दिया तो समझ जाएंगे एडजेक्टिव है। प्रीपोजिशन के बाद ऐसे अगले नाउन का ऐसे लिख दिया तो जैसे अब यहाँ पे देखो ये प्रीपोजिशन है, ऐसे निशान लगा दिया तो समझ जाओ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब ये बातें ऑब्वियस हैं, 15 क्लास हो चुकी हैं, इतना अब आपको आ गया होगा। ये व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ये लिंकिंग वर्ब बन गया। एम क्या बन गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, नाउन बन गया। और ये इसके लिए एडजेक्टिव बन गया। क्लियर हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव बार बार लिखूं, पॉजेसिव एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव, वो सब अब लाइन आप पार कर चुके हो। हुज आर दीज बुक्स? हुज आर दीज बुक्स, ठीक है, किसकी बुक्स हैं ये? अब यहाँ पे आर क्या बना? लिंकिंग वर्ब बना। और ये बुक्स क्या बना? नाउन बना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना, दीज बना, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हुज क्या बन गया? इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन गया, सब्जेक्ट बन गया। क्लियर हो गया? ये हुज ऐसा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जिसमें पोजेशन का भी बोध होता है। आ रही है कुछ बात समझ में? तो तुम्हारी फेवरेट किताब कौन सी है, तुम्हारा लाइफ में एम क्या है, ये किताबें किसकी हैं, इस टाइप से इनके यूज़ हैं। अगर बहुत सारे ऑप्शन हो उनमें से चूज ना हो कि
चूज करना हो कि फेवरेट किताब कौन सी वाली है, इसका मतलब होता कौन सी, इसका मतलब होता क्या, इसका मतलब होता किसकी, जैसा जिंदगी में चाहिए वैसा लगा लेना। हालांकि इन पे ऐसा कोई एरर आता नहीं है कि विच वट हुज में से चॉइस दे रखी हो। आ जाइए इस पे। मैंने आपको अगर याद हो, अगर आपको याद हो तो आपको एक बात बताई थी कि विच के 3 सवाल आते हैं। एक तो वो वाला जब विच रिलेटिव प्रोनाउन था कि ये एनिमल्स और थिंग के लिए आता है, ये एनिमल्स के लिए आता है, थिंग्स के लिए आता है, एक तो ये वाला। फिर एक दूसरा मैंने पढ़ाया था जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है और पूरे के पूरे क्लॉज, जब पूरा का पूरा क्लॉज एंटेसिडेंट बनता है तो उसको रेफर करने के लिए आता है। कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था एक तीसरा काम हो रहा है जो इंटेरोगेटिव में पढ़ाऊंगा, तीसरा काम हो रहा है जो इंटेरोगेटिव में पढ़ाऊंगा, वो आज आ गया। ठीक, इसका मतलब क्या है? ऑफ दीज बॉयज हैज ब्रोकन द विंडो, ऑफ दीज बॉयज हैज ब्रोकन द विंडो। ऑफ प्रीपोजिशन सिलेक्शन को दिखाती है, अगर आपको याद हो तो। इनमें से कौन से लड़के ने, इनमें से कौन से लड़के ने, ये जो लड़के हैं ना, इनमें से कौन से लड़के ने खिड़की तोड़ी है। मान लो आप क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, शॉट मारा, सामने वाले घर की शीशा टूट गया, खिड़की टूट गई। अब वो बाहर आई, देख रही हैं तुम सबको, हाँ जी, इनमें से किस लड़के ने खिड़की तोड़ी है, जल्दी बता दो। अब यहाँ पे आपको करना है सिलेक्शन। तो ध्यान रखना, जब छांटने की बात हो, जब छांटने की बात हो, तब चाहे इंसानों में से छांटो, चाहे जानवरों में से छांटो, चाहे चीज़ों में से छांटो, चाहे मेल में से छांटो, चाहे फीमेल में से छांटो, यहाँ पे भी चाहेगा। सुनने बोलने में आपको शायद ऐसा लग सकता है कि यार लड़के हैं, लड़के तो ह्यूमन बीइंग है, तो हु लिखना चाहिए। बच्चे को रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ मैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में अगर छांटने की बात हो रही है, ये ऑफ प्रीपोजिशन जो है ये सिलेक्शन को दिखाती है। यहाँ से पता चल रहा है कि इनमें से छांटने की बात करी जा रही है। तो अगर छांटने की बात होगी तो जिनमें से भी छांटो, इंसानों में से, जानवरों में से, चीज़ों में से विच का यूज होगा। ये विच का तीसरा काम था, ये विच का तीसरा काम था, सिलेक्शन के लिए आना। तो विच के ये 3 जगह पे विच के सवाल बनते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पर जी, नेक्स्ट है जी आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है जी आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर है? इसको देखिए जरा, बहुत सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ये सारे भी इनडेफिनिट प्रोनाउन है, और आगे मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये वाले, ये जितने लिखे हुए ना, ऑल, सम, मोस्ट, लॉट, प्लेंटी, ये सब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, इन सबको ही इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं, इन सबको ही इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। चलो देखने समझने की कोशिश करिए। ये सबके सब इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन ये वाले जो हैं, ये जितने यहाँ पर लिखे हैं, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। इन सबके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। यूज सिंगुलर वर्ब विद दीज प्रोनाउंस, इन प्रोनाउंस के साथ आपको वर्ब सिंगुलर लगानी है। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है ये 12, इनके साथ वर्ब आपको सिंगुलर लगानी है। अब अगर मैं आपको कहूँ somebody इज वॉचिंग अस, कोई हमें देख रहा है, nobody was present there, कोई वहां पे प्रेजेंट नहीं था। इन सबके साथ अगर मैं कहूँ कि वर्ब सिंगुलर आती है तो बच्चा, हाँ ठीक है सर सिंगुलर ही तो आएगी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगा लो, तो बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है ऐसे, यार एवरीबडी तो बहुत सारे लोग होंगे ना, इनके साथ वर्ब सिंगुलर कैसे आ जाएगी? थोड़ा सा याद करो बच्चे, थोड़ा सा याद करो। आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी डिस्ट्रीब्यूटिव, कुछ याद आ रहा है? जैसे अगर मैं आपसे बात करूं ईच बॉय, कुछ याद है? पिछली क्लास में बताया था ईच प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर ही रहता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है बस। ईच बॉय हैज / हैव सबमिटेड द असाइनमेंट। हर लड़के ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, हर लड़के ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, हाँ के ना? हर लड़के ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे ईच बॉय हैज / हैव सबमिटेड द असाइनमेंट, ईच बॉय हैज / हैव सबमिटेड द असाइनमेंट। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो ये ईच जो है ये प्रोनाउन भी हो जाता है, एडजेक्टिव भी हो जाता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, एक एक करके बात करता है, सिंगुलर करके बात करता है। तो ये आपका बना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इस सेंटेंस में। और ये बना आपका सब्जेक्ट, अगर एक एक करके बात हो रही है,
बात भले ही ज़्यादा की हो रही है, लड़कों में से हर एक ने, प्रत्येक लड़के ने, हर एक लड़के ने, एक एक लड़के ने, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। क्लियर है? बिल्कुल डिट्टो सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम ही कॉन्सेप्ट है एवरी का भी। एवरी एक्चुअली इसमें और एवरी में क्या फर्क है? जो तीन वर्ड है ना, ईच, ईदर और नीदर, ये तो प्रोनाउन भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव हो सकता है। एवरी आपको एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल डिट्टो सेम सेंटेंस बनेगा इसका भी। एवरी बॉय हैज़ स्लैश हैव सबमिटेड द असाइनमेंट। एवरी बॉय हैज़ स्लैश हैव सबमिटेड द असाइनमेंट। ठीक, बिल्कुल डिट्टो सेम। ये भी एक एक करके बात करता है, ईच भी एक एक करके बात करता है ना। बस दोनों में थोड़े थोड़े फर्क होते हैं। ईच दो के लिए भी लग जाता है, एवरी कभी दो के लिए नहीं लग सकता, दो से ज़्यादा के लिए लगता है। और इसमें स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा होता है, एवरी में ऑल जैसा सेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। हल्के फुल्के डिफरेंसेस हैं, वो आगे चल के बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतनी बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ईच डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, ऐसे एवरी भी डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है। जिस वर्ड के साथ एवरी लगता है वो एक एक करके बात करता है, तो इसलिए यहाँ पे भी वर्ब सिंगुलर आती है। इसी लॉजिक से ये जो वर्ड हैं, इनके अंदर एवरी की प्रेजेंस होने के कारण ये एक एक करके बात करने लग जाते हैं, सिंगुलर बना के बात करने लग जाते हैं, इसलिए वर्ब सिंगुलर आती है। इन सब में तो बच्चे को कोई डाउट नहीं होता। इन सब के साथ जैसे ही मैं कहता हूँ सिंगुलर वर्ब लगानी, बच्चे के मन से आवाज आती है हाँ सिंगुलर ही लगेगी। लेकिन जैसे ही मैं इनके साथ कहता हूँ कि सिंगुलर लगाओ, तो बच्चे का थोड़ा दिमाग खराब होता है। तो इसका भी अब आपको लॉजिक मिल गया कि इनके साथ सिंगुलर क्यों आ रही, क्योंकि ये एवरी से बने। और एवरी एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव चैप्टर में आएगा। लेकिन समझ आपको अभी आ गया क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ईच जैसा ही तो है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव चीज क्या होती है, कैसे काम करती है, वो तो आप पढ़ चुके हो ना। बस एक नई टर्म यही तो बोलनी है कि एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। ईच, ईदर, नीदर प्रोनाउन भी बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। ईच ऑफ द बॉयज कह सकते हो, ईच बॉय कह सकते हो। नीदर ऑफ द बॉयज कह सकते हो, नीदर बॉय कह सकते हो, है ना। ईदर ऑफ द बॉयज कह सकते हो, ईदर बॉय कह सकते हो। ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों बन सकते हैं, ये सिर्फ एडजेक्टिव बन सकता है। इसको आप एवरी ऑफ द बॉयज नहीं लिख सकते। क्लियर हो गया? चलो ये दो सेंटेंसेस हैं, करो जरा, इनकी ट्राई करो। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ थी। एवरीवन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इन प्रीपोजिशन है, क्लास इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और दैट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब ये जो मैंने निशान लगाए समझ में आ रहे हैं? इन प्रीपोजिशन से इस नाउन का निशान लगा दिया तो समझ में आ रहा है कि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसका निशान इसकी तरफ लगा दिया, समझ में आ रहा है कि ये इसके लिए एडजेक्टिव है। अब इसकी आदत डालिए, अब इस चीज़ की आदत डालिए। 15 क्लास हो गई हैं, अब आदत डालो इसकी। हर कोई जो उस क्लास में था, हर कोई जो उस क्लास में था उसे प्रिंसिपल के द्वारा बुलाया गया। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये पैसिव है। क्या है ये? पैसिव है। हाँ के ना? सब्जेक्ट एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, अगर सब्जेक्ट एक एक करके बात करा, सिंगुलर करके बात करा, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। क्लोज आ गया, इतनी सी बात है। क्लियर हो गया? इस पे आइए जरा।
एवरीथिंग दैट बिलोंग टू अस वर लॉस्ट इन दैट फ्लड। हर वो चीज़ जो हमारी थी, हर वो चीज़ जो हमारी थी, एवरीथिंग दैट बिलोंग टू अस, हर वो चीज़ जो हमारी थी, हर वो चीज़ जो हमारी थी वो खो गई बाढ़ में। हर वो चीज़ जो हमारी थी वो खो गई बाढ़ में। दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। बिलोंग्ड क्या बन गया, बिलोंग्ड वर्ब बन गया। ये एवरीथिंग दैट बिलोंग्ड टू अस, ये देख पा रहे हो ना तुम, ये एवरीथिंग की विशेषता बताने वाला क्लॉज बना रहा है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, साथ में कंजंक्शन बन रहा था। टू प्रीपोजिशन है, अस इसका ऑब्जेक्ट है। हर वो चीज़ जो हमारी थी खो गई उस बाढ़ में, हर वो चीज़ जो हमारी थी वो खो गई उस बाढ़ में। अब इस वर्ब का ये जो वर्ब आ रही है इसका सब्जेक्ट कौन बन रहा है, इसका सब्जेक्ट बन रहा है एवरीथिंग। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इन प्रीपोजिशन है, फ्लड इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और दैट इसके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर हुआ। अब मैं अगर आपसे पूछूं, मुझे थोड़ा सा सोच के बताना ये एक्टिव है मतलब ये पैसिव है कि नहीं, थोड़ा एक बार थोड़ा दिमाग पर जोर डाल के बता। कॉन्सेप्ट तो हो गया, कॉन्सेप्ट इतना ही था कि एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, वो तो हमने सीख लिया। कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा बात पूछना चाह रहा हूँ, मुझे बताओ कि ये पैसिव है हाँ कि ना। क्लियर हुआ। हर वो चीज़ जो हमारी थी वो खो गई बाढ़ में। बच्चे ये पैसिव नहीं है। हैपनिंग वर्ब याद है, हैपनिंग वर्ब ये एक्चुअली उससे बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये वॉज आपका लिंकिंग वर्ब बनेगा, ये लॉस्ट आपका पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव आपने ऐसी वर्ब से बनाया जो हैपनिंग वर्ब जैसी, खो गई वाली। हर वो चीज़ जो हमारी थी वो खो गई, हर वो चीज़ जो थी वो हमारी खो गई। ना ये एक्टिव है ना ये पैसिव है। जैसे जब आप लिखते हो अमन इज अ टीचर, तो ये ना एक्टिव है ना पैसिव है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। हमारी हर चीज़ खो गई, हमारी हर चीज़ जो थी, हर वो चीज़ जो हमारी थी वो उस बाढ़ में खो गई। तो यहाँ पे वॉज लिंकिंग वर्ब माना जाएगा, ये एडजेक्टिव माना जाएगा। धीरे धीरे आ जाएंगी ये चीज़ें भी, डीमोरलाइज मत होइएगा। धीरे धीरे आप ये सब चीज़ें भी सीख जाओगे, डीमोरलाइज मत होइएगा। एक छोटा सा डाउट जो किसी बच्चे का आ सकता है, आप डाउट नंबर पे 50 लोग भेजोगे, इससे अच्छा मैं आपको यहीं बता दूं। ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों के मन में ये डाउट आया, जैसे सर इन्फिनेटिव भी नाउन बन जाता है, इन्फिनेटिव भी नाउन बन जाता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, और जिरंड भी नाउन बन जाता है। इन्फिनेटिव भी नाउन बन जाता है और जिरंड भी नाउन बन जाता है, तो कौन सा कब लगाएं? ये जो डाउट है बच्चे, इसका जवाब मिलेगा आपको थोड़ा आगे चल के एडवांस वर्ब में। तो अभी डाउट नंबर पे ये सब मत ठूंस दीजिएगा कि सर जैसे मान लो आप बोल के देखोगे आई लाइक टू डांस और आई लाइक डांसिंग, है ना। ज़्यादातर बच्चे 90% बच्चे यही एग्जाम्पल भेजेंगे मेरे पास, आई लाइक टू सिंग और आई लाइक सिंगिंग, या आई लाइक टू डांस और आई लाइक डांसिंग। सर दोनों में से कौन सा ठीक है, कौन सा कब यूज़ करते हैं, ये तो मैं एग्जाम्पल भेजोगे मेरे पास। तो अभी इसके लिए सब्र रखिए, आगे चल के आएगा। क्लियर है। और जिसको ये वाली बात अभी नहीं समझ में आई है कि ये पैसिव नहीं है, सब्र रखो, आ जाएगी, ठीक है। अभी के लिए तो कुछ मत कर, इसको नीचे अंडरलाइन करके वर्ब लिख ले, इतना कर ले, आ जाएगी तेरे भी समझ में, थोड़ा इंतजार कर। नेक्स्ट भाई, ये जो टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म था, या कह लो टू प्लस में V1 था, जिसको इन्फिनेटिव कहते थे, ये इंग्लिश में 3 काम करता था। ये इंग्लिश के अंदर 3 काम करता था, है ना। या तो ये नाउन बनता था, या तो ये नाउन बनता था, मैंने कहा था बाकी 2 काम और भी करता है, आगे चल के पढ़ाऊंगा, या फिर ये एडवर्ब बनता है, या फिर ये एडजेक्टिव बनता है। इसका जो एडजेक्टिव वाला काम है वो तो अभी बहुत आगे आएगा, वो प्रीपोजिशन चैप्टर वगैरह में आएगा। नाउन वाला काम आप देख चुके हो, आज वो शुभ घड़ी आ गई है कि आप इसका एडवर्ब वाला काम भी देख लो।
आज वो शुभ घड़ी आ गई कि आप इसका एडवर्ब वाला काम भी देख लो। हाँ जी, नेक्स्ट भाई, नाउन बनने वाला काम तो हमने देख लिया, आज हम एडवर्ब बनने वाला काम देखेंगे। अगर आपको कुछ याद हो तो मैंने कहा था ये जो वर्ब से हाउ, वाई, वेयर, व्हेन ये सब होते हैं ये एडवर्ब होते हैं। तो इन्फिनिटिव कब एडवर्ब बनता है, एक इन्फिनिटिव कब एडवर्ब का काम करता है? सिंपल सा एक फंडा बता रहा हूँ। अगर वर्ब से वट या होम का रिप्लाई, नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? वर्ब से वट का रिप्लाई। नाउन क्या होते हैं? वर्ब से वट या होम के रिप्लाई। अगर मैं वर्ब से वाई का रिप्लाई लूं और उसका जवाब कोई इन्फिनिटिव निकले तो समझ जाना वो एडवर्ब बन रहा है। समझ जाना वो एडवर्ब बन रहा है। बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक बार इन 3 एग्जांपल्स को देखो। इन 3 एग्जांपल्स को एक बार अच्छे से देखो, फिर मैं कराता हूं। एक बार आप ट्राई करो। इन तीनों एग्जांपल्स को तोड़ने की, समझने की एक ट्राई करो। जो बच्चे अभी उसी भी लॉस्ट पे ही फंसे हुए हैं, अभी भी कुछ याद करो, कुछ याद करो। वो सेंटेंस याद है? आई एम मैरिड, ये याद है? आई सब्जेक्ट है, एम लिंकिंग वर्ब है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह से काम कर गया था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया था। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? ये बिल्कुल वैसा ही है। एवरीथिंग सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ये लॉस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। बिल्कुल डिट्टो वही सेम बात है जो यहाँ पे आपको पढ़ाई थी। बस इसमें क्या फ़र्क है, थोड़ी ये वर्ब ऐसी है जिसका हैपनिंग जैसा मतलब है। मैं शादीशुदा हूँ, हमारा सब कुछ खो गया, ये एक्शन वर्ब थी इसलिए ऐसा मीनिंग दे रही। मैं शादीशुदा हूँ एक फैक्ट टाइप का मीनिंग दे रही है, ये खो गया वाला मीनिंग दे रही क्योंकि ये अर्गेटिव वर्ब है। ऐसा इसमें फंडा है। अब शायद क्लैरिटी आ गई होगी। लो लौट के इस पे आ जाओ। सिंपल सी बात यह है कि अगर वर्ब से वाई का जवाब लिया जाए और उसके जवाब में एक इन्फिनेटिव आपको नजर आ रहा है तो समझ जाइए वो एडवर्ब बन रहा है। देखिए, ही वेंट देयर, वो वहां गया। ही सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, देयर आपका एडवर्ब वो प्लेस है। वो वहां गया, क्यों गया? अब ये टू स्लीप ऐसा तो है नहीं कि वेंट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, गो वर्ब तो इंट्रांजिटिव होती है, तो वाई का जवाब दे रहा है। वो वहां गया, क्यों गया था? अरे वो वहां चला गया था, क्यों चला गया था? सोने के लिए चला गया था, वो वहां चला गया था सोने। तो ये जो है ये वर्ब से, ये जो है ये वर्ब से वाई का रिप्लाई है। हाँ क्या ना? तो ये जो इन्फिनेटिव है इस बार ये किसकी तरह से काम कर रहा है? ये एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। क्लियर हुआ? ही जम्प टू क्रॉस द ब्रिज, ही जम्प्ड टू क्रॉस द ब्रिज। उससे पहले ये कर लो, उससे पहले ये कर लो। ही बुकड अ कैब, उसने कैब बुक करी। क्यों करी? उसने कैब बुक करी, क्यों करी? दिल्ली जाने के लिए करी भाई। वाई का रिप्लाई दे रहा है, ये वर्ब से वाई का रिप्लाई दे रहा है। तो ये क्या बन गया? ये इन्फिनेटिव बन गया जो एडवर्ब के जैसा काम कर रहा है। टू प्रीपोजिशन है, डेली इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपको याद हो, लेकिन अगर आपको एक बात याद हो, इन्फिनेटिव जिरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्धवर्ब होते हैं। इन्फिनेटिव जिरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्धवर्ब होते हैं। भले ही ये नाउन का काम करें, एडजेक्टिव का काम करें, एडवर्ब का काम करें, इनके अंदर वर्ब का एक अंश छुपा होता है, इसलिए अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखिए।
ही सब्जेक्ट है, जम्प्ड वर्ब है, वह कूदा। वह कूदा, क्यों कूदा? ही जम्प्ड वट का रिप्लाई तो है नहीं। क्या कूदा? टू क्रॉस नहीं। क्यों कूदा? वो कूदा ब्रिज क्रॉस करने के लिए। वो कूदा ब्रिज क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ पे जो टू क्रॉस है ये वाई का रिप्लाई दे रहा है वर्ब से, ये वर्ब से वाई का रिप्लाई दे रहा, तो ये इन्फिनेटिव है, एडवर्ब है। लेकिन आपको याद होगा इन्फिनेटिव जिरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, तो इसके अंदर वर्ब का भी अंश है। इसलिए ये जो ब्रिज है ये क्या बनेगा? ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, आज ही पढ़ाया है। बोलो, समझ में आया? इन्फिनेटिव जिरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, ये अपना एक फर्ज निभा देते हैं। जैसे जिरेंट का काम है नाउन बनना, प्रेजेंट पार्टिसिपल काम है एडजेक्टिव बनना, ऐसे ही इन्फिनेटिव का काम है नाउन बनना, एडवर्ब बनना। ये अपना एक फर्ज निभा देते हैं, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर वर्ब भी है। तो कुछ सेंटेंसेज में डिपेंडिंग अपॉन द वर्ब, डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग, ये ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। ऑब्वियस बात है, क्रॉस ट्रांजिटिव वर्ब है, किसी चीज को क्रॉस किया जाएगा, तो इस इन्फिनेटिव ने ऑब्जेक्ट रखा। गो इन ट्रांजिटिव थी इसलिए इसने नहीं रखा। ये स्लीप इन ट्रांजिटिव थी इसलिए इसने नहीं रखा। जो जवाब वहां था कि कोई जिरेंट कब ऑब्जेक्ट रखेगा या नहीं रखेगा, ये डिपेंड होता है उस वर्ब पे जिससे वो बना है। वही जवाब यहाँ है, कोई इन्फिनेटिव कब ऑब्जेक्ट रखेगा कब नहीं रखेगा, ये डिपेंड है उस वर्ब से जिससे वो इन्फिनेटिव बना है। क्लियर है जी? अब ये बात मैंने आपको क्यों पढ़ाई, इसका प्रोनाउन से कोई लेना देना नहीं था, ये बात मैंने आपको इसलिए पढ़ाई क्योंकि मुझे ये सेंटेंस पढ़ाना था। इस सेंटेंस की बजाय मैं कोई और सेंटेंस में लिख सकता था जिसमें कॉन्सेप्ट यूज ना हो, लेकिन काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। जब हमें ये पढ़ने ही है इन्फिनेटिव जिरेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, क्या काम करते हैं जीवन में, कभी तो पढ़ने ही है, तो साथ साथ रगड़ते चलो, धीरे 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 इकट्ठा करते चलो। अब इस सेंटेंस को तोड़ के दिखाओ। एक्चुअली क्या है ना, इन्फिनेटिव जिरेंट पार्टिसिपल, इनसे बच्चा डरता बहुत है, और ये बिल्कुल एंड में पढ़ाए जाते हैं बच्चों को। अक्सर आपने किसी से भी कोर्स किया होगा, लास्ट में एक टॉपिक पढ़ाते हैं एडवांस वर्ब, तब तक बच्चे आधे 90% बच्चे तो बैच छोड़ चुके होते हैं, है ना। बैच पूरा करने वाली जनता बहुत कम ही होती है। तो उस समय कुछ लिमिटेड से बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा डाउट वाउट पूछने की उस समय क्षमता उनमें होती नहीं, उसको जैसे तैसे रगड़ के निकल लो, इसलिए वो बच्चे सारी ज़िंदगी उस टॉपिक से डरते रहते हैं। अपन इसको शुरू से थोड़े थोड़े रोज छींटे मारते रहेंगे इसके, ताकि उस टाइम जब पढ़ाऊंगा मेन, जब ये चैप्टर आएंगे तो आपको बिल्कुल भी अजीब ना लगे। तोड़ो भाई, सेंटेंस को ब्रेक करो। वन शुड वर्क हार्ड, हर किसी को मेहनत करनी चाहिए, हर किसी को मेहनत करनी चाहिए। वन सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, वर्क मेन वर्ब है, हर किसी को मेहनत करनी चाहिए। ये एडवर्ब मैनर है, क्यों करनी चाहिए? अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये जो इन्फिनेटिव है वर्ब से वाई का रिप्लाई दे रहा है इसलिए एडवर्ब है, लेकिन ये सेमी वर्ब भी है, अर्ध वर्ब भी है, इसके अंदर वर्ब का भी अंश है, इसलिए जो ड्रीम्स है ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। अब शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, हाँ कि ना। हर किसी को मेहनत से काम करना चाहिए, हर किसी को हार्डवर्क करना चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अब अगर वहाँ सब्जेक्ट की जगह पे आई लिखा होता, मुझे मुझे मेहनत करनी चाहिए, आई शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल माई ड्रीम्स, शी शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल हर ड्रीम्स, दे शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, वी शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल आर ड्रीम्स। यानी ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, आपको मैंने बेसिक्स में भी कराया था, कुछ याद है? राहुल एंड रितिका आर वेटिंग फॉर देयर लंच, फॉर देयर फूड, कुछ याद आया? सब्जेक्ट के अनुसार चलता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसा सब्जेक्ट वैसा पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसा मीनिंग देना हो। तो शी के लिए हर आता है, आई के लिए माई आता है, वी के लिए आर आता है, हिज कब आता है? जब वहाँ ही लिखा हो। हिज कब आता है? जब वहाँ ही लिखा हो। तो यहाँ पे वन लिखा हुआ है, हिज क्यों लगा रहे हो? वन के अकॉर्डिंग वन वाला लगाओ ना। और वन का पॉजेसिव केस कैसे बनता है? ऐसे बनता है। इतनी सी बात थी। ही के लिए हिज आता है, शी के लिए हर आता है, आई के लिए माई आता है, वी के लिए आर आता है, वन के लिए ये आता है जी। वन का पॉजेसिव वर्जन ये है। ये इसमें एरर था। बोलो जी, क्लियर हुआ?
सेम ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट इस सेंटेंस में है, इसको देखना जरा। अवेल एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है लाभान्वित करवाना। आगे चल के दोबारा भी आएगी आपके पास, इसके रूल पढ़ाऊंगा ना जब। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होता है, तब ये दोबारा आएगी। अवेल का मतलब होता है लाभान्वित करवाना। जैसे मैंने खुद को बचा लिया, मैंने खुद को तैयार कर लिया, तो अगर मैं लिखूं आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ दिस थिंग, तो मैंने खुद को लाभान्वित करवाया इस चीज से, ऐसा इसका मतलब होता है। करो ट्राई, क्या आएगा इसमें, क्यों आएगा। वैसे तो जनरली ये जो अपोस्ट्रोफी एस होता है नाउन के साथ लगता है। राहुल, कुणाल जैसे कुछ ऐसे प्रोनाउन भी होते हैं जिनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है, जैसे एवरी वंस, एवरी वन, एवरीबडी, समवन, समबडी, इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है। तो ये जो वन है ना, ये पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है, ये पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है वन का, ये वन का पजेसिव केस होता है। ठीक है, तो इसको नाउन वगैरह मत बना देना। वैसे तो 99% ये अपोस्ट्रोफी एस लगाना नाउन का ही फीचर है, नाउन में लगता है, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा 5-7 प्रोनाउन है, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, इनके साथ और वन के साथ, इन पे अपोस्ट्रोफी एस अलाउड होता है। ये याद ही करने की बात है। अगर इस सेंटेंस की बात करें तो हर किसी को लाभान्वित करवाना चाहिए, हर किसी को लाभान्वित करवाना चाहिए, हर किसी को खुद को लाभान्वित करवाना चाहिए, हर किसी को खुद को लाभान्वित करवाना चाहिए। किस चीज़ से, जो अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी में आती हैं उनसे। ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ, या ऐसा इन लाइफ और लिख लो इसके आगे, ज़िंदगी में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनसे लाभान्वित करवाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना। मुझे खुद को लाभान्वित करवाना चाहिए, आई शुड अवेल माई सेल्फ। तुम्हें खुद को लाभान्वित करवाना चाहिए, यू शुड अवेल यूर सेल्फ। शी शुड अवेल हर सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, आई के लिए माई सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, ही के लिए हिमसेल्फ। तो वन के लिए वन वाला लगाओ ना यार, ये हिमसेल्फ क्यों टाप रहे हो जबरदस्ती का। वन का रिफ्लेक्सिव कैसे चलता है, वन का रिफ्लेक्सिव होता है वन सेल्फ। इतनी सी बात थी। बुक्स में इसके लिए आपको रूल लिखा मिलेगा कि यदि सब्जेक्ट का काम वन कर रहा हो तो चीज़ें वन के अनुसार लगाएं। वन का पॉजेसिव केस वंस होता है अपोस्ट्रोफी एस वाला, वन का रिफ्लेक्सिव केस ऐसे होता है। ठीक है, अब ये कन्फ्यूजन चालू क्यों हुई वो बताता हूँ। अब ये आखिर लोगों ने ऐसा लगाना क्यों शुरू किया, ऐसा होने क्यों लगा, उसको समझाता हूँ। एक बार आप इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस को देखो जरा। इसमें क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग बताओ। हिज लंच बॉक्स आएगा कि वन लंच बॉक्स आएगा, वंस लंच बॉक्स आएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कोर्स लेने से पहले ना इंक्वायरी वाले नंबर पे जैसे मैसेज करेंगे, ग्रामर की कितनी क्लास होंगी। कुछ बच्चे ऐसे ना वो नंबर ऑफ वीडियोस गिनते हैं, अच्छा कितनी वीडियोस हैं। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जितना मैं 1.5-2 घंटे के अंदर पढ़ाता हूँ, इतना कंटेंट शायद बाकी लोग 3-3 घंटे में भी नहीं डिलीवर करते हो। क्योंकि वही है ना, बीच में मजाक करने हैं, शेरो शायरियाँ करनी, ये वो, अपने पास वैसा कुछ है नहीं। इसके नोट्स बनाने में काफ़ी बच्चों को 2.5-3 घंटे लगते होंगे, लेकिन टेंशन मत लो, वो वर्थ इट होगा, वो वर्थ इट होगा।
हाँ जी, वन ऑफ द बॉयज हैज़ फॉरगॉटन हिज लंच बॉक्स इन द क्लास। वन ऑफ द बॉयज, अब यहाँ पे क्या बना, वन सब्जेक्ट बना, ऑफ प्रीपोजिशन बना, बॉयज इसका ऑब्जेक्ट बना, हैज़ हेल्पिंग वर्ब बना, फॉरगॉटन मेन वर्ब बना। ये लंच बॉक्स इकट्ठा ही रखना, लंच बॉक्स इकट्ठा ही रखना, ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। हिज बना पजेसिव एडजेक्टिव, इन प्रीपोजिशन है, क्लास इसका ऑब्जेक्ट है। लड़कों में से एक, लड़कों में से कोई एक था जो अपना लंच बॉक्स भूल गया, ठीक है। अब यहाँ पे वंस नहीं होगा, यहाँ पे वंस नहीं होगा, यहाँ हिज ही होगा, ये नो एरर है। ऐसा क्यों? उस वन में और इस वन में आपको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? जो पिछले सेंटेंस में वन था, ये वाला वन, ये जो इन दो सेंटेंसेस में आया, ये वाला वन और उस वन में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा आपको? इस वन का मतलब है हर कोई, इस वन का मतलब है हर कोई, हर किसी को मेहनत करनी चाहिए, हर किसी को खुद को लाभान्वित करवाना चाहिए। इस वन का मतलब है लड़कों में से कोई एक, लड़कियों में से कोई एक, लड़कों में से कोई एक, स्टूडेंट्स में से कोई एक, टीचर्स में से कोई एक। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा आपको? तो समझने की कोशिश करना, इसी वजह से कंफ्यूजन होता है। ये वाला वन का मतलब है किसी में से एक, तो जो ये है इनके साथ, यहाँ पे गर्ल्स लिखा होता तो यहाँ पे हर आ जाता, गर्ल्स लिखा होता तो यहाँ पे हर आ जाता, हाँ कि ना। ये वाला जो वन है और वो वाला जो वन है भाई वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे वो वंस वाला फंडा नहीं चलेगा। ये तो लड़कों में से कोई एक है, तो लड़कों के लिए जो हिज लगता है वो इसमें लग गया, यहाँ तो वन का मतलब लड़का है। मेरी कुछ बात आई समझ में, कैसे वो उससे डिफरेंट है? नेक्स्ट पर जाइए। एक तीसरा वन और होता है, एक तो वन हो गया हर कोई वाला, हर किसी को मेहनत करनी चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, हर किसी को अपने आप को लाभान्वित करवाना चाहिए अपॉर्चुनिटी से जो जिंदगी में आती हैं। एक वन हो गया ये वाला, लड़कों में से एक, बिल्डिंगों में से एक, इन कुत्तों में से एक, है ना, टीचर्स में से एक, स्टूडेंट्स में से एक। एक तो ये वाला वन है, एक वो वाला वन था, दो हो गए। अब तीसरे टाइप का वन और देखो, एक बार इस सेंटेंस को पढ़ो, क्या मीनिंग है इसका। तीसरे टाइप का वन और देखो, एक डाउट यहाँ जो आ सकता है बच्चे का वो और देख लो, कि मान लो यहाँ पे वन ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा होता, अगर यहाँ पे वन ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा होता, तो स्टूडेंट्स तो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स तो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, तब यहाँ पे क्या आता, तब यहाँ पे ऐसे आता हिज और हर, हिज और हर दोनों लिखने पड़ते, हिज और हर लिख देते हैं यहाँ पे। इसको देखो, आई नीड अ कॉस्टली फोन, एक तो मुझे महंगा फोन चाहिए अच्छी फोटो वोटो खींचने के लिए, एक तो मुझे महंगा फोन चाहिए, एंड और क्या चाहिए, एक सस्ता फोन चाहिए। कुछ याद आ रहा है, एक सेंटेंस मैंने आपको कराया था, द क्वालिटी ऑफ दिस पेन इज बेटर देन दैट वन, मैंने कहा था ये वन आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा, हाँ के ना। कई बार क्या होता है, जैसे प्रोनाउन चाहिए मान लो, और कोई ऐसा प्रोनाउन चाहिए जो अपनी फालतू नौटंकी ना करता हो। कैसे? पजेसिव प्रोनाउन लगाओगे वो पोजेशन बना देता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएगा वो दिखाएगा एक्शन खुद पर हो रहा है, एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फेसिस डाल देता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एक एक करके बात कर देता है, डेमोन्स्ट्रेट दर्शा देता है, रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन बन जाता है, रेसिप्रोकल दोनों काम दोनों एक दूसरे पर कर रहे हैं वो कर देता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहता हूँ कि फोन नाउन मुझे दूसरी बार ना लिखना पड़े, मुझे एक्स्ट्रा कोई गतिविधि चाहिए ही नहीं, मुझे फालतू नौटंकी चाहिए ही नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ, मैं ये नाउन दोबारा नहीं लिखना चाहता बस। ऐसा कभी काम लेना हो जीवन में तब ये हमारा साथ देगा बात। मुझे एक तो कॉस्टली पेन चाहिए, मुझे एक तो कॉस्टली पेन चाहिए और एक सस्ता पेन, मतलब कॉस्टली फ़ोन चाहिए और एक सस्ता फ़ोन चाहिए। मेरी बात आई समझ में? तो यहाँ पे ये वन का मतलब फ़ोन ही है, यहाँ पे इस वन का मतलब फ़ोन ही है। कभी जीवन में ऐसा प्रोनाउन लगाना हो, कभी जीवन में ऐसा प्रोनाउन लगाना हो कि कुछ नहीं करना, ना कोई पोजेशन बनाना, ना डेमोन्स्ट्रेट करना, ना डिस्ट्रीब्यूट, कुछ नहीं, बस नाउन को रिपीट एज इट इज़ ऐसे का ऐसा दोबारा लिखना है उस केस में। तो यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट बन गया, दो कंजंक्शन है, चीप क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बन गया, तब इस वन का यूज होता है।
अगर सिंगुलर चाहिए, मान लो एक तो महंगा फ़ोन चाहिए, एक सस्ता फ़ोन चाहिए तो 1 है, 2 सस्ते फ़ोन चाहिए तो 1s लिख देते। अगर इसी सेंटेंस में, एक इसी सेंटेंस में 2 फ़ोन चाहिए, अगर 2 फ़ोन चाहिए तो यहाँ पे 2 चीप फ़ोन्स लिख लेते। एक तो महंगा फ़ोन चाहिए और 2 सस्ते फ़ोन चाहिए। अगर एक से ज़्यादा होते तो 2 चीप 1s लगा लेते। प्लूरल ऐसे लिखते हैं, सिंगुलर ऐसे लिखते हैं। इसका प्लूरल वर्जन है। समझ में आया? इस पे कैसे एरर बनता है, इस पे कैसे एरर बनता है, इसको देखो जरा। थैंक यू लोकेश भाई, थैंक यू। थैंक यू अर्जुन भाई, थैंक यू। आ जाओ, सिंपल सी बात है। उसने एक तो नई शर्ट डोनेट कर दी, उसने डोनेट कर दी एक तो नई शर्ट, उसने डोनेट कर दी एक तो नई शर्ट, और 2 पुरानी शर्ट डोनेट कर दी। और क्या डोनेट कर दिया? 2 पुरानी शर्ट डोनेट कर दी। ये कहना था उस भिखारी को डोनेट कर दी उसने एक नई शर्ट और 2 पुरानी। शर्ट शर्ट नाउन को रिपीट करना है, पोजेशन वाला कहाँ से आ गया? काय पे पोजेशन बनाना है? मुझे तो बस यहाँ पे शर्ट्स लिखना था, शर्ट्स 2 बार ना लिखना पड़े उसके लिए 1s लगाना था, इसका मतलब शर्ट्स हो जाएगा। इतनी सी बात थी। ये टू और ओल्ड इसके लिए एडजेक्टिव हो गए। आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाइए, आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाइए। 2 या 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, ये जो जैसे वर्ड है, ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन याद है? रिलेटिव प्रोनाउन अपना कोई दीन ईमान है ही नहीं। हु के साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी, प्लूरल लगेगी, हु मेल है फीमेल है, अपना कोई दीन ईमान है ही नहीं भाई का। जिसके लिए लगाओगे उसके अकॉर्डिंग चलता है। सेम बात इनकी है। ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं, ऑल हो गया, मोस्ट हो गया, सम हो गया, छाती चौड़ी करके बाजार में निकलेंगे, हम हैं प्रोनाउन, हम हैं प्रोनाउन, बस की इनके कुछ नहीं। कैसे इनके बस की कुछ नहीं? इधर देखो, इस सेंटेंसेस को देखिए जरा, पढ़ो जरा कौन से में कौन सा आएगा। सम ऑफ द बुक्स, ये जो किताबें रखी हैं इनमें से कुछ जो हैं वो अजय ने भेजी थी मेरे बर्थडे पे। जो दूध था ना उसमें से कुछ जो है वो यूज़ हो गया चाय बनाने में। आधे स्टूडेंट्स आज एब्सेंट है, आधी क्लास आज एब्सेंट है। अब समझना, अब ग्रामर की बात करें तो ये सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है। ग्रामर के हिसाब से तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का वर्ब से कोई लेना देना नहीं, तो सब्जेक्ट तो यही बन के चौड़ा होकर खड़ा है। सब्जेक्ट तो यही बन रहे हैं, लेकिन बस की देखो इनकी कितनी का है भैया। सम किसका? किताबों में से कुछ, दूध में से कुछ। आधा किसका? स्टूडेंट्स में से आधे, क्लास में से आधी। मेरी बात आ रही है समझ में? तो ये जो वर्ड होते हैं खुद सब्जेक्ट बनकर चौड़े होकर खड़े हो गए, लेकिन बस की तो इनके कुछ नहीं है। तो जब बुक्स में से कुछ की बात करोगे तो वर्ब प्लूरल आई, मिल्क में से कुछ की बात करोगे तो वर्ब सिंगुलर आई, स्टूडेंट्स में से कहोगे तो वर्ब प्लूरल आई। क्लास कलेक्टिव नाउन है, क्लास कलेक्टिव नाउन है, क्लास क्लासेस सिंगुलर वर्जन है, ये भले ही काउंटेबल है लेकिन सिंगुलर वर्जन है, तो वर्ब सिंगुलर आई। इसको जब आगे तोड़ेंगे तो ये बेसिकली ये लिंकिंग वर्ब बनेगा, और ये एब्सेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है। एब्सेंट यहाँ पे वर्ब मत कर देना। इज के बाद V1 कब से आने लगी? ही इज एब्सेंट, ही इज प्रेजेंट, ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। वह एब्सेंट है, वह प्रेजेंट है, कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है, कुछ बता रहे हो, वह उपस्थित है, वह नहीं है। जैसे वो अमीर है गरीब है वैसे उपस्थित है नहीं है, तो ये एडजेक्टिव होएगा, ये लिंकिंग वर्ब होएगा, याद रखना। तो अभी के लिए बात ऐसी थी, अभी के लिए सिर्फ बात इतनी थी, ये जो वर्ड है ऑल ऑफ द बुक्स, ऑल ऑफ द बुक्स, ऑल ऑफ द मिल्क, सम ऑफ द बुक्स, सम ऑफ द मिल्क, मोस्ट ऑफ द मिल्क, मोस्ट ऑफ द बुक्स,
ये जो वर्ड है ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए लग जाते हैं, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए लग जाते हैं। तो पता कैसे चलेगा कब वर्ब सिंगुलर लगाऊं कब प्लूरल लगाऊं क्या लगाऊं? तो भैया डिपेंड करता है, सारा गेम है इस नाउन के ऊपर। अगर ये नाउन अनकाउंटेबल है, अगर ये नाउन अनकाउंटेबल है फिर तो सोचना ही नहीं है, वर्ब आएगी सिंगुलर, हाँ के ना। अगर ये नाउन काउंटेबल है, अगर ये नाउन काउंटेबल है और प्लूरल है, अगर ये नाउन काउंटेबल है और प्लूरल है तो भी बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। अगर ये नाउन काउंटेबल है और सिंगुलर है, जैसा कि क्लास वाला एग्जांपल था, अगर ये नाउन काउंटेबल है और सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर। इतनी सी बात है, यही था इसके अंदर। ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंडर में ही आते हैं, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंडर में ही आते हैं। जब आपने देखा मिल्क तो मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल में से कुछ कहोगे तो सिंगुलर ही लगाओगे और क्या लगाओगे, हाँ के ना। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर नाउन काउंटेबल है प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, काउंटेबल है सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। इतना सा फंडा है, चाहे इनमें से कोई सा वर्ड आए। इन दोनों में ध्यान रखना, अगर फ्रैक्शन हो ना तो 1/3 1/4 इसमें एस नहीं आता, 1/3 मत लिखना। न्यूमिनेटर अगर 1 के अलावा कुछ और होगा, 2/3 2/5 3/7 तो उसमें ये एस आता है। ये छोटा सा पॉइंट याद रख लेना, अगर न्यूमिनेटर 1 हुआ 1/3 1/5 तो एस नहीं आता लास्ट में, और 1 के अलावा कुछ न्यूमिनेटर होता तो एस आता है। ये भी कॉन्सेप्ट कई बार एरर में आ जाता है, अदरवाइज इस पे कॉन्सेप्ट इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। ये वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको कल लगा के आना, आते कल इनको डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। बच्चे जितना करा रहा हूँ इतना ही कर लो, बहुत है, ठीक है। मैंने आपको स्ट्रेटजी वाली क्लास के अंदर एक स्पेशली पॉइंट बोला था, बच्चों के सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो इतने सिलेबस को इतना कर लेते हैं। कभी कोई किताब में मुंह मारेंगे जाके, कभी फलाने टीचर की भी वीडियो देख लेता हूँ, कभी किसी का यूट्यूब पे मुंह मार रहा है। मेरी बात समझ, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, कल का पढ़ाने नहीं लगा हूँ। तो जितना तेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, अगर इतना आ सकता है ना तो मैं इतना ऑलरेडी करा रहा हूँ। और 50 बुक पढ़ना, 50 पीडीएफ और उनके चक्कर में छोड़ दे, सब यही है। जितना पढ़ा रहा हूँ वीडियो देख, नोट्स बना, और जितनी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उतनी प्रैक्टिस कर लियो, बहुत है। और कहीं कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, भरोसा रख मेरे पे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।